इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ईरान और इजराइल के उस उलझे हुए रिश्ते को टटोल रहे हैं। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से शुरू हुआ और आज आज कट्टर दुश्मनी तक पहुंच गया है। ये समझना वाकई ज़रूरी है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो यही बताते हैं कि कैसे ये दोस्ती टूटी, आज की जो कड़वाहट है उसके पीछे असली वजह क्या है। और हाँ, ये छाया युद्ध या जिसे शैडो वॉर कहते हैं, ये आखिर है क्या भला। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस पूरी कहानी के जो सबसे ज़रूरी मोड़ हैं, जो विचार हैं, उनको सामने लाना। तो चलिए परतें खोलते हैं इसकी और देखिए, शुरुआत ही थोड़ी चौंकाने वाली है। क्या आप सोच सकते हैं कि 1979 तक ईरान और इजराइल के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। शाह के ज़माने में ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। यहां तक कि डेविड बेन-गुरियन ने भी अरब पड़ोसियों के इतने विरोध के बावजूद ईरान से करीबी बढ़ाई थी। हाँ, बिल्कुल, ये सच है। लेकिन फिर आया 1979 और इस्लामी क्रांति। उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अयतुल्ला खोमैनी वापस आए, नया इस्लामिक गणतंत्र बना और इस नई पहचान का, इस नई हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा ही इसी पे टिका था। अमेरिका का विरोध, जिसे वो बड़ा शैतान कहते थे, और इसराइल का छोटा शैतान। बिल्कुल, और उसका सहयोगी इजराइल छोटा शैतान। तो उन्होंने फलस्तीनी मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। इजराइल से तो सारे रिश्ते ही तोड़ लिए और तेहरान में जो इजरायली दूतावास था, उसे जब्त करके PLO यानी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया, जो उस वक्त फलस्तीनी आंदोलन का मुख्य चेहरा था। और कई ईरानी नेता खुद भी पहले लेबनान वगैरह में फलस्तीनियों के साथ ट्रेनिंग ले चुके थे, तो उनके मन में एक गहरी हमदर्दी थी। तो हाँ, इजराइल से दुश्मनी इस नई व्यवस्था की बुनियाद बन गई। अच्छा, लेकिन ये दिलचस्प है कि ये दुश्मनी शायद फौरन वैसी नहीं हुई जैसी आज दिखती है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि शुरू में इजराइल ने ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा माना ही नहीं। 80 और 90 के दशक में तो उनके लिए सद्दाम हुसैन का इराक ज्यादा बड़ी चिंता था, है ना? हाँ, यहाँ तक कि वो ईरान कॉन्ट्रा मामला, उसमें तो इजराइल ने अमेरिका और ईरान के बीच हथियार सप्लाई में मदद भी की थी। हाँ, ये एक विरोधाभास जरूर है। उस वक्त प्राथमिकताएं अलग थीं, लेकिन वक्त के साथ, खासकर जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा और उसका क्षेत्रीय असर, उसका प्रभाव बढ़ने लगा, जैसे लेबनान, सीरिया, इराक, यमन में, उसने अपने सहयोगी गुटों का एक नेटवर्क बनाया जिसे अक्सर प्रतिरोध का महवर या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिसमें हिजबुल्लाह सबसे अहम है। हाँ, हिजबुल्लाह सबसे मजबूत कड़ी है। तब इजराइल को लगा कि ये उसके वजूद के लिए खतरा है। हालांकि ईरान के लिए ये उसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी, उसकी रक्षा रणनीति का हिस्सा था, खासकर सऊदी अरब जैसे अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के सामने। और यहीं से, इसी माहौल में वो टकराव शुरू हुआ जिसे हम छाया युद्ध कह रहे हैं। मतलब सीधी जंग नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से वार करना, एक दूसरे को निशाना बनाना, अक्सर किसी तीसरे देश की जमीन इस्तेमाल करके, और अपनी भूमिका भी सीधे तौर पर कबूल नहीं करना। इसके कुछ उदाहरण क्या है? हाँ, कई उदाहरण हैं इसके। जैसे 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर हमला हुआ था। वो हिजबुल्लाह नेता अब्बास अल-मुसावी की इजरायली हत्या के ठीक बाद हुआ और माना जाता है कि ईरान समर्थित गुट ने किया था। फिर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई। हाँ, वो मोहसिन फखरीजादे वाला मामला 2020 का। बिल्कुल, मोहसिन फखरीजादे की हत्या, जिसका इल्जाम ईरान सीधे सीधे इजराइल पर लगाता है। फिर वो स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस था जिसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूजेस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। माना जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था। समुंदर में जहाज़ों पर हमले होते रहे हैं, साइबर अटैक हुए हैं, ये सब उसी छाया युद्ध का हिस्सा है। और हाँ, सीरिया का गृह युद्ध, वो तो एक बड़ा अखाड़ा बन गया। ईरान ने असद सरकार का साथ दिया तो इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर और हिजबुल्लाह को जाने वाले हथियारों पर हमले किए। और फिर 7 अक्टूबर 2023 हमास का हमला और उसके बाद गजा में जो जंग छिड़ी, उसने तो इस तनाव को एकदम बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेबनान बॉर्डर पर तो रोज झड़पें होने लगी इजरायली फौज और हिजबुल्लाह के बीच। बिल्कुल, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन असल में खेल तब बदला जब हाल ही में दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी जैसे बहुत सीनियर कमांडर मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था, अभूतपूर्व था। पहली बार
पहली बार सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। विडंबना देखिए, कई जानकार ये मानते हैं कि गज़ा युद्ध के बाद शायद दोनों ही पक्ष, ईरान भी और इजराइल भी, अभी खुली जंग नहीं चाहते। खासकर जब इजराइल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा अलग-थलग महसूस कर रहा है। पर ये सीधा हमला, ये यकीनन एक बड़ा मोड़ है इस कहानी में। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे सियासी और वैचारिक भूचाल ने दो दोस्तों को जानी दुश्मन बना दिया, कैसे ये दुश्मनी एक लंबे पेचीदा छाया युद्ध में तब्दील हो गई, और कैसे हाल की घटनाओं ने सीधे टकराव का एक खुली जंग का दरवाजा खोल दिया है, भले ही वो अभी हुआ ना हो। और यहीं पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या दमिश्क हमले के जवाब में ईरान का ये सीधा हमला, क्या ये इस छाया युद्ध के जो अब तक के अलिखित नियम थे उन्हें हमेशा के लिए बदल देगा? भले दोनों पक्ष बड़ी जंग से बचना चाहें जैसा कि लगता है, लेकिन इस टकराव का भविष्य अब क्या शक्ल लेगा? एक बात तो तय है, ये इस अदावत की, इस दुश्मनी की कहानी का आखिरी अध्याय तो बिल्कुल नहीं है।